हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ समाज शास्त्र यानी सोशलॉजी। और ये 12th क्लास की सोशलॉजी है बच्चों, जिसमें हम इसकी फर्स्ट बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, भारतीय समाज को। यहाँ पर बच्चों आपका पहला चैप्टर इसमें नहीं आ रहा है, तो हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना के बारे में, जिसमें हम बच्चों जनसांख्यिकी यानी जनसांख्यिकी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और जनसांख्यिकी का अध्ययन समाजशास्त्र में क्यों जरूरी है ये भी जानेंगे। साथ ही साथ में आकारिक जनसांख्यिकी और सामाजिक जनसांख्यिकी या समाजशास्त्र रिलेटेड जो मूलभूत संकल्पनाएं हैं बच्चों, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रजनन दर, इन सभी के बारे में पार्ट 1 में हम जानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट से कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घोड़ा, ऋतु आए फल होए। तो इसका अर्थ है बच्चों कि हमें अपने सिलेबस को धीरे धीरे से कंप्लीट करना है। जिस प्रकार से एक माली होता है वो बागीचे को साल भर सींचता रहता है, लेकिन उसमें फल तभी आता है जब उसका सीज़न होता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमें भी अपनी सोशलॉजी की क्लास को धीरे धीरे क्या करना है, कंप्लीट चलते हुए रहना है। और इस बार 90 से ज़्यादा मार्क्स हमको इस सोशलॉजी में स्कोर करना है, क्योंकि आसान सब्जेक्ट है। तो आसान सब्जेक्ट पे अगर आप एक बार ध्यान देंगे ना अच्छे से, तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें हम पढ़ रहे थे जनसांख्यिकी के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, जो जनसांख्यिकी है ना, इसका मतलब है कि हमारी जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन करना, सुव्यवस्थित अध्ययन करना। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, जनसांख्यिकी, या दूसरी भाषा में इसे जननांख्यिकी भी कहते हैं। और जनसांख्यिकी को इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। और डेमोग्राफी जो है ये यूनानी भाषा के डेमोस और ग्राफिन से आया है। ग्राफिन से आया है। डेमोस का मतलब क्या होता है बच्चों? लोग। और ग्राफिन का मतलब क्या होता है? वर्णन। तो यानी जनसांख्यिकी का मतलब क्या होता है बच्चों? शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? लोगों का वर्णन करना, यानी इसमें हम लोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो जनसांख्यिकी को हम डेमोग्राफी कहते हैं, और जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन करना ही जनसांख्यिकी कहलाता है। इसे जननांख्यिकी भी बोलते हैं, और इसको बच्चों हम इंग्लिश में बोलते हैं डेमोग्राफी। और ये डेमोग्राफी जो कि है ये यूनानी भाषा का शब्द है। तो डेमोस प्लस में ग्राफिन। डेमोस का मतलब क्या होता है बच्चों? जन यानी लोग। और ग्राफिन मतलब क्या होता है? वर्णन। यानी जनसांख्यिकी का अर्थ क्या होता है? लोगों का वर्णन। उसके बाद आएगा बच्चों कि ये जनसांख्यिकी जो है इसमें हम कितनी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, यानी जनसांख्यिकी में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों जनसंख्या के आकार के बारे में पढ़ते हैं, जनसंख्या में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है उनके बारे में पढ़ते हैं, जनसंख्या की आयु संरचना क्या है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ में जन्म दर और मृत्यु दर और प्रवास, इन सभी के बारे में हम जनसांख्यिकी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो जनसंख्या में आकार में परिवर्तन, जनसंख्या की संरचना और गठन में परिवर्तन, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है बच्चों, प्रवास किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। और जनसांख्यिकी बच्चों कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। जनसांख्यिकी 2 प्रकार की है, एक आकारिक जनसांख्यिकी होती है, एक सामाजिक जनसांख्यिकी। आकारिक जनसांख्यिकी से मतलब होता है बच्चों कि जिसमें हम जनसंख्या के परिवर्तन का विश्लेषणात्मक और मापन से संबंधित होता है। और ये मात्रात्मक क्या करता है? विश्लेषण पर बल देता है। साथ ही साथ में ये किसका प्रयोग करता है बच्चों? गणितीय विधि का प्रयोग करता है। और ये जनसंख्या वृद्धि का पूर्वानुमान लगाने में सहायक होता है, यानी हम इससे पूर्वानुमान लगा सकते हैं।
आकारिक वृद्धि बच्चों क्या होता है? आकारिक जनसांख्यिकी जो जनसंख्या के आकार का अध्ययन करता है, विश्लेषण करता है और ये गणितीय रूप को क्या करता है? गणितीय रूप को क्या करता है? स्वीकार करता है। एक आता है बच्चों सामाजिक जनसांख्यिकी। सामाजिक जनसांख्यिकी जिसमें समाज में जो है जनसंख्या की संरचना कैसी है ना, जनसंख्या की संरचना, परिवर्तन के कारण, इन सभी के जो भी परिणाम है ना, उनके पता करने पे जो बल देता है उसे हम सामाजिक जनसांख्यिकी कहते हैं। तो जनसांख्यिकी कितने प्रकार का है? 2, आकारिक जनसांख्यिकी और सामाजिक जनसांख्यिकी, यानी फॉर्मल डेमोग्राफी और सोशल डेमोग्राफी। जनसांख्यिकी में हम आकार, संरचना और प्रवास, जेंडर के बारे में पढ़ते हैं। जनसांख्यिकी कितने प्रकार की है? 2, आकारिक जनसांख्यिकी और सामाजिक जनसांख्यिकी। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि जनसांख्यिकी का अध्ययन, जनसांख्यिकी का अर्थ ही होता है जनसंख्या के बारे में या लोगों के बारे में पढ़ना। और सभी जनसांख्यिकी अध्ययन जो है ना वो किस पे? किसी न किसी गणना पर ही आधारित होते हैं, गणना या सर्वेक्षण पे ही आधारित होते हैं। इसी जैसा बच्चों आपने एक शब्द सुना होगा जनगणना। जनगणना, तो जन का मतलब क्या होता है बच्चों? लोग, और गणना का मतलब क्या होता है? गिनती। तो जनगणना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लोगों की गिनती, यानी किसी विशेष भूभाग में लोगों का सुव्यवस्थित अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जनगणना। और ये जनगणना का कॉन्सेप्ट बच्चों ये 18वीं सदी के यूरोप से आया है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था? कई सारे जो राष्ट्र और राज्य का निर्माण होने लगा था, है ना। साथ ही साथ में वहाँ पे सांख्यिकी की भी शुरुआत हो गई थी। और धीरे धीरे क्या हो गया? यूरोपियन कंट्री पहले तो राष्ट्र बनाने लगे, फिर उसी राष्ट्र के अंदर क्या हुआ? राज्य बनाने लगे। तो राष्ट्र और राज्य की संकल्पना आ गई थी, है ना। तो सभी प्रकार की क्या होती है? जनसांख्यिकी बच्चों अध्ययन गणना पर आधारित होती है, यानी गिनती पर आधारित होती है, जैसे जनगणना या सर्वेक्षण हो गया। जनगणना किसे कहते हैं? निहित प्रदेश या भूभाग के लोगों के सुव्यवस्थित आंकड़े एकत्रित करना। जनसांख्यिकी का अध्ययन समाजशास्त्र के लिए अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि समाजशास्त्र की उत्पत्ति और अकादमिक विषय के रूप में स्थापना का श्रेय जनसांख्यिकी को ही जाता है। 18वीं शताब्दी के यूरोप में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। पहला तो राष्ट्र राज्य की स्थापना होने लगी और सांख्यिकी की भी शुरुआत हो गई। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि समाजशास्त्र का उदय भी कहाँ पर हुआ था? यूरोप में। और यूरोप में समाजशास्त्र बच्चों 1838 में क्या है? एक विषय के रूप में आया। पहले समाजशास्त्र को बच्चों क्या कहते थे हम? सामाजिक भौतिकी। सामाजिक भौतिकी के नाम से जाने जाते थे। 1838 में बच्चों इसके जनक थे अगस्टे कॉम्टे। अगस्टे कॉम्टे। तो अगस्टे कॉम्टे ने इसका नाम क्या रखा था बच्चों? समाजशास्त्र रखा। और ये समाजशास्त्र के विषय के रूप में आया। कब आया? 1838 में। जब बच्चों यूरोप में क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र और राज्य की संकल्पना आई, तो वहाँ पे क्या हुआ? जन स्वास्थ्य के प्रबंधन के लिए पुलिस हो गए, कानून व्यवस्था हो गया, इन सभी की भी आवश्यकता पड़ी। कानून व्यवस्था, साथ ही साथ में इन सबको मेंटेन करने के लिए बच्चों राजस्व की व्यवस्था भी कराया गया, है ना। शहरी शासन में व्यवस्था कराया गया और कई सारी सुविधाएं प्रदान की गई। तो नवीन राष्ट्र यानी राज्यों के नवीन क्रियाकलापों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जनसंख्या की अर्थव्यवस्था से संबंधित आंकड़ों को व्यवस्थित तरीके से संकलित करने की आवश्यकता महसूस की गई थी। यदि हमें पता ही नहीं होगा कि किसी देश में जनसंख्या कितनी है, तो हम वहाँ पे जो जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उनको हम बना नहीं सकते, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं होगा कि यहाँ पे इन योजनाओं पे व्यय कितनी राशि की जाएगी। तो इस प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रयास किए गए। तो सबसे पहले अगर पूछे बच्चों किस देश की जनगणना हुई थी? अमेरिका की। अमेरिका की गणना बच्चों आधुनिक विश्व की सबसे पहली जनगणना है। और ये अमेरिका की जनगणना कब हुई थी? 1790 में। तो आधुनिक विश्व की पहली जनगणना कहाँ की है बच्चों? अमेरिका में। अगर पूछे भारत में बच्चों जनगणना कराने का प्रयास, तो सबसे पहले बच्चों 1872 में किसने कराया था? मेयो ने पहला प्रयास किया था। उसके बाद 1881 ने, लेकिन ये जो 1872 में हुआ था ये सही से नहीं हो पाया था। तो 1881 में रिपन ने क्या किया था? सुव्यवस्थित तरीके से क्या किया था? जनगणना कराई थी। उसके बाद हर 10 वर्ष में क्या है? भारत में जनगणना की प्रथा
चालू हो गई। तब से लेकर अब तक बच्चों हमने 10 वर्षीय जनगणना कर ली है और आज़ादी के बाद से हमने 10 वर्षीय जनगणना कर ली है। अगर पूछो बच्चों स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में, और 1951 में 7 जनगणना तब से हमने बच्चों कर लिया है। तो अमेरिका की जनगणना आधुनिक विश्व की सबसे पहली जनगणना है, 1790 में हुआ था, और यूरोप में 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में ये चीज़ अपना ली गई थी। भारत में यदि पूछे तो पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। किसने कराया था? मेयो ने कराया था। 1881 से बच्चों प्रत्येक 10 वर्ष बाद होने लगा, और यहाँ पे किसने कराया था? रिपन ने। और जब से लेकर अब तक 15 जनगणना हो चुकी है, लेकिन 1951 में पहली स्वतंत्रता के बाद हुई थी, तो 7-10 वर्षीय जनगणनाएं हो चुकी हैं। उसके बाद बच्चों अगर पूछे भारत की नवीनतम जनगणना कब की है? 2011 की, और उस टाइम पे बच्चों हमारे देश में 121 करोड़ लोग रहते थे। हालांकि वर्तमान आबादी भारत की 140 करोड़ है, और हम आबादी में क्या है बच्चों? फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं। और भारत की जनगणना को बच्चों विश्व की सबसे बड़ी जनगणना कहते हैं, बड़ी जनगणना कहते हैं। चीन वैसे तो फर्स्ट पे कौन है बच्चों? अगर हम पहले के आंकड़े देखें, चीन आबादी में नंबर 1 कौन है बच्चों? चीन है। लेकिन चीन की जो जनगणना होती है हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे एकमात्र पार्टी का शासन है, उसका नाम क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी। और वहाँ की प्रेस की को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। और यहाँ पे जो जनगणना है चीन में बच्चों, वो नियमित अंतराल पर भी नहीं कराए जाते। भारत में कब होती है बच्चों? हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। और जो 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों 68% लोग तो कहाँ पर रहते हैं भारत में? गांव में। और 31% लोग कहाँ रहते हैं बच्चों? शहर में रहते हैं। तो 2011 की जनगणना नवीनतम जनगणना है। अगर पूछे 2021 में जनगणना होनी थी, क्यों नहीं हुई थी? तो जैसा कि आप जानते हो बच्चों, कोरोना महामारी के कारण हमारी जनगणना क्या है? अभी पेंडिंग है। हालांकि इसके कई चरण में हमारी जनगणना हो चुकी है, और उम्मीद की जा रही है कि 2024 तक क्या है, इसके आंकड़े आ जाएंगे। तो भारत की जनगणना विश्व की सबसे बड़ी जनगणना है। चीन की जनसंख्या सर्वाधिक है, लेकिन नियमित जनगणना नहीं होती है, इसलिए वहाँ की जनगणना पे हम विश्वास नहीं कर सकते। जनसंख्या संबंधी आंकड़े क्या होते हैं? कल्याणकारी राज्य के लिए और नीतियों के लिए जरूरी होते हैं। लाखों लोगों के बारे में एकत्रित किए गए विशाल आंकड़े जो हैं सामाजिक प्रघटना के लिए ठोस तर्क प्रस्तुत करते हैं। और अगर पूछो 2021 की जनगणना क्यों नहीं हुई? कोविड महामारी की वजह से। हमारी अंतिम जनगणना कौन सी? 2011 की थी, और 121 करोड़ आबादी भारत की थी। 68% लोग कहाँ रहते हैं? गाँवों में, और 31% लोग कहाँ रहते हैं? शहर में रहते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा एमिल दुर्खिम। हम समाजशास्त्री एमिल दुर्खिम के बारे में पढ़ेंगे। जो एमिल दुर्खिम है, इन्होंने किसका सिद्धांत दिया था बच्चों? आत्महत्या का सिद्धांत दिया था। तो आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया? एमिल दुर्खिम ने। और आत्महत्या क्योंकि बहुत कम लोग करते हैं, इसलिए 1 लाख लोगों पे इसका सिद्धांत दिया था। इसका अच्छा उदाहरण है आत्महत्या की दर। 1 लाख लोगों के पीछे आत्महत्या के मामलों की संख्या को देखा जाता है। दुर्खिम ने बताया था कि आत्महत्या की दर को सामाजिक कारणों के द्वारा स्पष्ट करना चाहिए। यानी वो क्या होते हैं? आत्महत्या की दर को हम किस में देखते हैं बच्चों? सामाजिक कारणों में देखते हैं। इस प्रकार सामाजिक जनसांख्यिकी की वे समाजशास्त्रियों के समान उन सामाजिक कारणों का पता लगाने की कोशिश करते हैं जो जनसंख्या के रुझानों को निर्धारित करते हैं। तो आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया है? एमिल दुर्खिम ने दिया है। इसका सिद्धांत आत्महत्या का। अब कितने लोगों पे दिया है? 1 लाख लोगों पे। अगला टॉपिक है बच्चों जॉन मोल्थस के बारे में, जिसमें हम मोल्थस की जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि जो जॉन मोल्थस है ना, इन्होंने सर्वाधिक प्रसिद्ध, इनका जो सिद्धांत है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक है। यानी जो जनसंख्या वृद्धि पे इन्होंने सिद्धांत दिया था वो सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक है। अगर पूछे इनका कार्यकाल कितना है? 1766 से लेकर 1834 तक है बच्चों। और ये क्या थे? एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ भी थे। राजनीतिज्ञ के साथ साथ बच्चों ये
अर्थशास्त्री भी थे। और इनकी एक प्रसिद्ध बुक है बच्चों, इनकी बुक का नाम है एसे ऑन पॉपुलेशन, एसे ऑन पॉपुलेशन, जो कि इनके द्वारा लिखी गई थी, है ना। प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन या एसे ऑन पॉपुलेशन, ये जॉन मोल्थस की सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है। और इन्होंने कहा था बच्चों कि जो जनसंख्या वृद्धि है ना, वो भरण पोषण के साधन के तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है। यानी जो कृषि उत्पाद है ना, कृषि उत्पाद, उनमें वृद्धि जो है बहुत धीमी गति से होती है, लेकिन जो हमारी जनसंख्या है वो तीव्र गति से बढ़ती जाती है, जिसके कारण क्या होता है, खाने के लिए सामान कम होता है, परंतु जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ जाती है। और आगे चलकर जो है सीमित संसाधनों के बीच में, लोगों के बीच में क्या होने लगती है, होड़ होने लगती है, और इसी के द्वारा युद्ध होता है बच्चों, और जनसंख्या अपने आप क्या होती है, कम हो जाती है। तो जनसांख्यिकी के सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक है। ये अंग्रेज जो है राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। इनका नाम पूरा था थॉमस रॉबर्ट मोल्थस था, और ये 1766 से 1834 तक का इनका कार्यकाल था बच्चों। और अगर पूछे इनकी बुक का नाम क्या है, एसे ऑन पॉपुलेशन या एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये इनकी बुक का नाम है। जनसंख्या वृद्धि भरण पोषण के साधन यानी भोजन और अन्य कृषि उत्पाद की तुलना में इनका कहना था कि जो भोज्य पदार्थ है ना, भोज्य पदार्थों का उत्पादन बहुत धीमी गति से होता है, लेकिन जो जनसंख्या है ना वो बहुत तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। आने वाले टाइम में बच्चों खाने के लिए कुछ नहीं होगा, और जनसंख्या बढ़ जाएगी तो लोगों में आपस में मतभेद होगा और युद्ध होने लगेंगे, जिससे युद्ध के कारण जनसंख्या अपने आप कम हो जाएगी। तो मोल्थस का जो सिद्धांत था वो लंबे समय तक प्रभावशाली था, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसका विरोध किया था कि जो आर्थिक समृद्धि है ना वो जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो सकती है। यानी जो आर्थिक समृद्धि हो गया, यानी कृषि उत्पाद में जो वृद्धि है वो तेजी से होगा और जनसंख्या धीमे से बढ़ती है। कुछ विद्वानों ने ये कहकर इनका विरोध किया था। सबसे प्रभावशाली खंडन बच्चों यूरोपीय देशों के लोगों ने किया था, और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में क्या किया गया, इनके जो सिद्धांत थे ना उस पर कई सारे लोगों ने क्या किया था, आलोचना किया था। और इसी टाइम क्या हुआ था, यूरोपीय देशों में जो जन्म दर थी ना, जन्म दर में कमी आ गई थी, साथ ही साथ में महामारी पर नियंत्रण कर लिया गया था, तो जनसंख्या क्या हो रही थी, वो कम नहीं हो रही थी। तो जैसा कि देखा हमने यूरोपीय देशों में क्या हुई, जन्म दर में कमी हो गई थी, महामारी पर हमने नियंत्रण पा लिया था, क्योंकि जो स्वास्थ्य सुविधाएं है ना, स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हो गया था, विकास हो गया था। तो कुछ टाइम बाद मोल्थस की जो भविष्यवाणी है वो खुद ब खुद झूठी साबित हुई, क्योंकि जो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के बावजूद भी क्या हो रहा था, खाद्य उत्पादन और जीवन स्तर में लगातार सुधार हो गया था। यहाँ पे हमने देखा कि जन्म दर में कमी हो गई, लेकिन महामारी पर नियंत्रण कर लिया तो लोगों की मृत्यु कम होने लगी और जनसंख्या क्या हुई, अपने आप बढ़ने लगी। साथ ही साथ में जो कृषि उत्पाद भी थे ना बच्चों, उनकी वो भी क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे, यानी जनसंख्या वृद्धि से तेजी से बढ़ रहे थे। इसलिए जो मोल्थस थे उनकी भविष्यवाणी झूठी साबित हुई, और जो उदारवादी और मार्क्सवादी लोग थे, यानी कि उदारवादी प्लस में मार्क्सवादी लोगों ने क्या किया था, इनके विचारों का खंडन किया था, है ना। सिद्धांतों का, मोल्थस के सिद्धांत की आलोचना की गई कि गरीबी का कारण जनसंख्या वृद्धि नहीं बल्कि समाजों में संसाधन का असमान वितरण है। तो जो मेन गरीबी का कारण था वो जनसंख्या वृद्धि नहीं है, जनसंख्या वृद्धि गरीबी का कारण नहीं है, बल्कि संसाधनों का असमान वितरण गरीबी का कारण है। उसके बाद बच्चों जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत आता है, ये आपके एग्जाम में 6 मार्क्स में जरूर पूछा जाएगा। तो जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के बच्चों कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। पहले का नाम है कम जनसंख्या वृद्धि चरण, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, संक्रमणकालीन चरण, और तीसरे का नाम है बच्चों नीची जनसंख्या वृद्धि चरण। पहले चरण में क्या होता है बच्चों, जनसंख्या आदिम अवस्था में होती है, इसको तकनीक का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, ये लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, और उस टाइम पे क्या होता है, जो जन्म दर होता है वो ज़्यादा होती है, और साथ ही साथ में मृत्यु दर भी क्या होती है,
ज़्यादा होती है। बाद में क्या होता है बच्चों, संक्रमणकालीन चरण आ जाता है। यहाँ पे क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगते हैं हमारे समाज में। लोग क्या करते हैं, नई नई तकनीकों का आविष्कार करते हैं, और जिससे क्या होता है बच्चों, मृत्यु दर पर तो नियंत्रण हम पा लेते हैं, मृत्यु दर पर हम नियंत्रण पा लेते हैं, यानी स्वास्थ्य सुधार हो जाता है, स्वास्थ्य सुधार होता है, और जिसके कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगती है। इसीलिए इसको हम संक्रमणकालीन चरण कहते हैं। तीसरा आता है नीची वृद्धि का काल। यहाँ पे क्या होता है, जनसंख्या विकसित हो जाती है, यानी पढ़े लिखे लोग होते हैं, तकनीक का ज्ञान हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जन्म दर भी निम्न होता है और मृत्यु दर भी कम होता है, यानी जो जन्म दर है वो भी कम होता है और मृत्यु दर भी कम होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे कम वृद्धि होती है। तो जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी होती है। प्रत्येक समाज का विकास जनसंख्या वृद्धि के निश्चित स्वरूप का अनुसरण भी करता है, और जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण हैं, जैसा कि मैंने बता दिया, कम जनसंख्या वृद्धि का चरण, संक्रमणकालीन चरण और नीची जनसंख्या वृद्धि चरण। संक्रमणकालीन चरण किसे कहते हैं, इसमें जनसंख्या की वृद्धि दर ऊंची होती है, जो मृत्यु दर है वो उसमें तेजी से कमी आ जाती है। कमी के आने का कारण रोग नियंत्रण उपाय हो जाता है, बेहतर पोषण हो जाता है, जन स्वास्थ्य में सुधार आदि कारण की वजह से होता है। साथ ही साथ में जन्म दर में भी कमी होने लगती है। इसे जनसंख्या विस्फोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट भी इसको कहते हैं। उदाहरण के लिए पश्चिमी यूरोप में 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में हुआ था, और ये कम विकसित देशों की विशेषता है। भारत अभी भी संक्रमणकालीन चरणों में से ही एक है, जहाँ पे मृत्यु दर में कमी है लेकिन जन्म दर में कमी नहीं हुई है। तो अगर पूछे बच्चों भारत किस में आता है, भारत भी संक्रमणकालीन चरण में ही आता है। तो ये था बच्चों आपका पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने जनसांख्यिकी के बारे में पढ़ा, जनसांख्यिकी, और साथ ही साथ में हमने मोल्थस के जनसंख्या संबंधित सिद्धांत या जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के बारे में पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसका नोट्स बना लेंगे। मिलेंगे अगले पार्ट में, जब तक के लिए जय हिंद बच्चों।